Hello everyone, myself Sheena Gupta from Commerce Pathshala. So this is your third class for the chapter demand. हमने अभी 2 क्लासेस ली हैं और आज थर्ड एंड लास्ट क्लास है डिमांड चैप्टर की. तो फटाफट आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ डिमांड, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब क्लास नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं. क्या पढ़ा है क्लास नंबर 1 से कि भैया प्राइस, उसी का प्राइस और उसी की डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन. प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी. इसी को ही डिटेल में पढ़ेंगे आज पूरी क्लास के अंदर, और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. तो क्या बता रहे हैं हमारे कि भैया लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कह रहा देयर एग्जिस्ट इनवर्स. इनवर्स मतलब उल्टा. तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. ऑल अदर फैक्टर्स मतलब डिमांड ऑफ गुड एक्स क्या बताया था, इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मनी इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन. ये पढ़ा था आपने. तो कह रहे देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन. कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं आपके, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मनी इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट. यही है असम्पशन. कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, सो देयर एग्जिस्ट उल्टा रिलेशनशिप. और कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का क्या मतलब है कि भैया प्राइस और डिमांड में तभी उल्टा रिलेशन होगा जब बाकी सब चुप है. ऐसा नहीं है कि मुझे वो कमोडिटी बहुत पसंद है या वो कमोडिटी फैशन में है तो प्राइस बढ़ना है मैं तभी ले रही हूँ, नहीं. तो बाकी सारे फैक्टर्स चुप हैं, तो देयर एग्जिस्ट उल्टा रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी, राइट. एंड कीपिंग ऑल ऑफ द फैक्टर्स कांस्टेंट का ना एक नाम भी है आपका, दैट इज सिट्रस पैरेबस. ये फ्रेंच वर्ड है. सिट्रस पैरेबस का क्या मतलब होता है, हर फैक्टर यानी ऑल अदर फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है. लॉ ऑफ डिमांड को हम फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोलते हैं. अब इसके अंदर छोटे छोटे कंसेप्ट आएंगे आपके. सबसे पहले तो डिमांड कर्व. डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व जो प्राइस, एक ऐसा कर्व है जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में उल्टा रिलेशन दिखा रहा है, और हमने मूवमेंट के अंदर भी करा है, वही वाला कर्व है हमारा. अच्छा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, जल्दी जल्दी बता दो, आप लोगों ने पहली क्लास अटेंड करी थी. डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि इसका इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में. जब भी दो वेरिएबल्स का रिलेशन इनवर्स, इनडायरेक्ट, उल्टा होता है तो उसका डिमांड कर्व क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. उसका कर्व क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन. तो डिमांड कर्व क्या होता है, अ कर्व विच डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ग्राफिकली. तो ग्राफिकली जो दिखा रहा है वो हमारा क्या है, डिमांड कर्व है. अब हम कुछ कुछ पढ़ने वाले हैं कि भैया लॉ ऑफ डिमांड के हम कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे. एक तो सबसे पहले पढ़ेंगे उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, एक तरीके से कि लॉ ऑफ डिमांड के इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं. फिर हम पढ़ेंगे कि भैया जो लॉ ऑफ डिमांड है आपका, एक सेकेंड, लॉ ऑफ डिमांड के सबसे पहले पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं हमारे. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस क्या हैं, कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट करता है. फिर हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, तब जाकर ये लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक एक कवर होगा. एंड फिर उसके बाद फर्दर छोटी मोटी चीजें. तो फटाफट शुरू हो जाओ. तो सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मतलब मैंने क्या बोला, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, ठीक है. अब ये उल्टा रिलेशन जो हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड में, इसके कुछ कुछ फैक्ट्स हैं. क्या फैक्ट्स हैं, सबसे पहला तो मुंह से ही बोल रहा है इनवर्स रिलेशन. तो हाँ भाई, इनवर्स रिलेशन होता है किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगी, प्राइस कम होएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, उल्टा रिलेशन. कह रहे ये जो है ना ये क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता. क्वालिटेटिव होता है मतलब, क्वालिटेटिव होता है का मतलब बच्चा ये है कि हमें वो ये तो बता रहा है, डायरेक्शन तो बता रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड कम होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा कितने से कम होगी. मैंने ये बोला कि मेरा प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड इतने से कम होगी, नहीं बताया ना. सिर्फ क्या बताया, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस गिर रहा है तो डिमांड ज्यादा होगी, बस इतना. डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता, इसलिए क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, राइट. सिमिलर टू दिस नो प्रपोर्शन, कि भैया अगर मेरी प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड मेरी 10% से चेंज हो रही है, 20% से, नहीं बताता. कोई परसेंटेज नहीं है, वही मैग्नीट्यूड नहीं है. एंड लास्ट इज वन साइडेड. वन साइडेड लव है ये, मतलब प्राइस अगर चेंज होगा तो डिमांड में क्या चेंज आएगा ये तो बता रहा है, लेकिन अगर डिमांड चेंज होगी तो प्राइस में क्या चेंज आएगा, मतलब वाइसा वर्सा वाला एलिमेंट नहीं है इसके अंदर. मैं क्या बोलती आ रही हूँ शुरू से, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस गिरेगी डिमांड ज्यादा. व्हाट इफ डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस पे क्या इफेक्ट है, ये नहीं पढ़ा हमने. तो ये वन साइडेड है, प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे पड़ रहे हैं हम, राइट. तो लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो वन साइडेड होता है. ये है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स.
अब हम पढ़ने जा रहे हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका थ्योरी भी मैं आपको दिखा दूंगी अपने मॉड्यूल वाले नोट से, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। राइट, सो हमारा लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस क्या हैं? सबसे पहला रीजन है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। रीजन मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया हमने बोला प्राइस और डिमांड के बीच में उल्टा रिलेशन होता है। जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है, जब प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाती है। ऐसा क्यों है? रीजन क्या है? जब चीज सस्ती होती है तो भैया डिमांड ज्यादा क्यों हो जाती है? ऐसा क्या रीजन है? तो रीजन है हमारा सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कंसेप्ट है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। थोड़ा सा एक जिस्ट देती हूँ, बहुत छोटा सा एक फटाफट से। लेट सपोजिंगली मुझे कुछ मीठा खाने का मन है, सो मैंने आइसक्रीम पार्लर पे गई, मैंने एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम खाई, बहुत मन था, मैंने एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम ली, मजा आ गया उसको खा ली। सेम आइसक्रीम मैंने दोबारा ऑर्डर करी, तो भैया उसको भी खाकर मजा आएगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले वाली को खाकर मिली। मानते हो ये बात? 100%। क्यों? क्योंकि अब पार्ट ऑफ टमी इज फिल ना यार, थोड़ा एपेटाइट फिल हो गया ना मेरा, तो अब मेरे को क्रेविंग तो है दोबारा और आइसक्रीम खाने की, उतनी नहीं जितनी पहली दफा थी। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब एडिशनल सेटिस्फेक्शन, ये डिटेल में पढ़ेंगे कंज्यूमर वाले चैप्टर में। राइट, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मैं खाती जाती हूँ, जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा आइसक्रीम, बर्गर या कोई भी कमोडिटी हम कॉन्टिन्यूसली खाते जाते हैं, तो हर दूसरी कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन गिरती है। क्यों गिरती है? मतलब व्हाट इज द रीजन? कि भैया पहली खाई, उसके बाद मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरी खाई तो उतना मन नहीं था लेकिन खा ली, तीसरी खाई तो उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली लेकिन फिर भी मिल गई, तो सेटिस्फेक्शन गिरती 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 जा रही है। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब कह रहा है जो ये मेरी सेटिस्फेक्शन गिरती जा रही है, इससे हमारा रीजन का क्या लेना देना है? तो वो ये बोल रहा है कि भैया जब मेरी सेटिस्फेक्शन कम हो रही है, मतलब मुझे वर्थ कम लग रही है एक तरीके से, है ना, तो मैं उस पर कम खर्च करना चाहूंगी। तो अगर उस कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा तब मुझे उसकी वर्थ थोड़ी ज्यादा लगने लगेगी। कैसे? पहले मैंने 100 रुपए की आइसक्रीम खरीदी थी, अब दूसरी बार जब खरीदने गई उसने बोला जब सेकेंड टाइम लोगे तो आपको 50% ऑफ पे मिलेगा, तो भैया मेरे को 50% ऑफ पे मिल रहा है, मुझे और ज्यादा सेटिस्फेक्शन वर्थफुल लगने लग गया, मैंने 2 आइसक्रीम और ले ली। तो ये हमारा क्या बता रहे हैं बेसिकली कि भैया जब प्राइस डाउन हुआ तो मेरी डिमांड ज्यादा हो गई क्योंकि उसकी वर्थ ज्यादा लगने लग गई। तो ये हमारा वन ऑफ द रीजन है लॉ ऑफ डीएमयू। उसके बाद हमारा रीजन आता है इनकम इफेक्ट। ये इनकम मनी इनकम की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर रियल इनकम की बात कर रहा है। रियल इनकम कैसे? लेट सपोजिंगली पहले मेरी इनकम थी 100 रुपए, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं हम। पहले मेरी इनकम थी 100 रुपए और सेकंड सिचुएशन में भी 100 रुपए रही। राइट, पहले मेरी इनकम थी 100 रुपए और एक बर्गर आ रहा था पहले 25 रुपए का, 25 रुपीज का बर्गर, 100 रुपए मेरी जेब में है, कितने बर्गर खरीद पाऊंगी? 4। 25 का एक बर्गर है, 4 बर्गर ले पाऊंगी, ठीक है जी। डिमांड कितनी करी? 4 बर्गर की। प्राइस कितना था जब हमारा? 25 रुपए, तो मैंने डिमांड कितनी करी है? 4 बर्गर की। अब मेरी इनकम तो सेम है, देखो इनकम इज सेम, लेकिन बर्गर का प्राइस रिड्यूस हो गया। प्राइस क्या हो गया? कम हो गया, 20 रुपए हो गया। इनकम इज सेम बट बर्गर का प्राइस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, 20 रुपए हो गया। अब मैं ज्यादा बर्गर खरीद पाऊंगी क्योंकि एक तरीके से 100 रुपए में ही मेरे को ज्यादा आइटम मैं खरीद पा रही हूँ, रियल इनकम बढ़ गई मेरी। तो मैं कितना खरीद पा रही हूँ? डिवाइड करके देखो, 5 बर्गर, तो डिमांड क्या हो गई? ज्यादा। इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। राइट, सिमिलरली नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या बोल रहा है कि बेसिकली एक के बदले दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना। तो अब वो क्या कह रहा है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड ज्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि ऑलरेडी जो कस्टमर खरीद रहे थे वो तो ज्यादा खरीदेंगे, बट हमारा क्या है, अब जैसे लेट सपोजिंगली हमारा कोक का प्राइस रिड्यूस हो गया, राइट, तो जो पेप्सी वाले कस्टमर थे वो भी कोक पर आ गए, तो डिमांड कहीं ना कहीं ज्यादा हो गई उस चीज की, ऐसा बता रहे हैं। ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो हमारा क्या हुआ कि जब कोक का प्राइस रिड्यूस हुआ तो उसकी डिमांड इसलिए बढ़ गई क्योंकि जो कस्टमर उसके सब्स्टिट्यूट को यूज कर रहे थे वो उसे छोड़ के अब यहाँ आ गए। कोक का प्राइस रिड्यूस हुआ तो पेप्सी वालों पेप्सी को छोड़ के वो सीधा दोबारा कोक पर आ गए, तो हमारे कोक की डिमांड बढ़ गई, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड ये एडिशनल है,
आप सिर्फ ऊपर के 3 भी लिख सकते हो, इनफ है, ये एडिशनल है, फटाफट बता देती हूँ। न्यू कस्टमर्स, बेसिकली वो ये कह रहे हैं जब प्राइस रिड्यूस होता है तो कुछ ऐसे कस्टमर्स है जो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे थे क्योंकि उनके बजट में नहीं आ रहा था, अब बजट में आ गया तो वो कस्टमर खरीदने लग गए, तो जब वो न्यू नए नए कस्टमर भी उसके पास आ गए तो डिमांड हमारी बढ़ गई। सिमिलरली डिफरेंट यूज, काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं, तो जब मिल्क हमारा सस्ता हुआ, पहले घर में आता था 2 लीटर एक महीने का, ठीक है, 2 लीटर, सॉरी 1 दिन का, तो हमारा क्या है कि बेसिकली जो मिल्क था पहले 2 लीटर खरीदते थे, 1 दिन का कंज्यूम करते थे, अब हो गया बहुत सस्ता 50% ऑफ, अब भैया घर में आने लग गया 4 लीटर, क्योंकि उसके यूजेस ज्यादा है। अब मैंने आइसक्रीम भी बनानी शुरू कर दी, खीर भी बनानी शुरू कर दी, पेट भी अच्छे से पी रहा है, हम भी अच्छे से पी रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। तो डिफरेंट यूजेस में से हमने यूजेस को बढ़ा दिया जब उसका प्राइस हमारा कम हुआ, एंड वाइस वर्सा यूजेस कम कर देंगे। तो हमारा क्या है कि जब उसका प्राइस कम हुआ तो मैंने यूजेस बढ़ा दिए, तो दैट्स वाई हमारी डिमांड उसके लिए बढ़ गई। तो हमारा रीजन बता रहा है वो लॉ ऑफ डिमांड के कि जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड इंक्रीज क्यों हो जाती है। तो हमारा लॉ ऑफ डीएमयू में क्या कह रहा है कि भैया सेटिस्फेक्शन कम मिलती जाती है जैसे जैसे खाती हूँ, तो अगर प्राइस कम होगा तो मेरी वर्थफुल ज्यादा लगने लगेगा तो मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगी। उसके बाद इनकम इफेक्टिव, रियल इनकम जो है मेरी ज्यादा हो गई तो मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगी प्राइस चेंज की वजह से, कम होने की वजह से। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, अगर मेरा प्राइस सब्सटीट्यूट का कम हो रहा है तो सारे कस्टमर सब्सटीट्यूट वाले उसी पे जंप कर जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस कम हो रहा है तो नए नए कस्टमर भी और आएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर हमारा प्राइस कम हो रहा है तो पर्टिकुलर कमोडिटी जिसके बहुत सारे यूजेस थे मैं उसके यूजेस बढ़ा दूंगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये हमारे रीजंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के। अब हम करने जा रहे हैं आपके एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। हमने अभी सबसे पहले पढ़ा आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, आपका उल्टा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ऑल ऑफ द फैक्टर्स, सिट्रस पैरेबस कांस्टेंट। उसके बाद हमने पढ़ा कि बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड के डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लॉ ऑफ डिमांड के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वन साइडेड होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, कोई प्रपोर्शन नहीं होता, क्वालिटेटिव होता है, एंड उसके बाद रीजंस पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या कह रहा है कि भैया अभी हमने पढ़ा प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा क्यों हो जाती है, रीजन। अब हम पढ़ रहे हैं कि जब प्राइस कम होता है तो जरूरी नहीं है कि उसकी डिमांड ज्यादा हो ना, और जब प्राइस ज्यादा होता है तो जरूरी नहीं है कि उसकी डिमांड कम हो ना। ये है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या बोल रहे हैं कि प्राइस ज्यादा है तब भी डिमांड ज्यादा है, या प्राइस कम है तब भी डिमांड कम है। ये है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन, हम है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आ रहा है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स में क्या बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से 1 मार्कर में भी आता है। गिवन गुड्स में क्या कह रहे हैं कि दीज आर दोज गुड्स जिसका ऐसा नोटिस किया गया इंडियन इकोनॉमी के अंदर। इसका सोल एग्जांपल है बाजरा। कह रहे बाजरा के लिए ऐसा नोटिस किया गया इंडियन इकोनॉमी में कि जब वो सस्ता था ना तो कस्टमर उसको ना ऐसा डिमांड नहीं करता था, उसको ना एडेबल नहीं मानता था कि भैया वो ह्यूमंस की ईट करने के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो वो एनिमल्स को दिया जाता था। उसके बाद जब उसे छाना गया, ऑर्गेनिकली कुछ करा गया, उसको पैकेट में डाला गया, बढ़िया सा टैग लगाया गया, और उसके बाद उसका प्राइस अप कर दिया। किसका? बाजरे का जब प्राइस अप कर दिया तो भैया लोगों को लगने लगा वो बड़ा ही ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस है और खाने के लिए बड़ा फायदेमंद है, तो डिमांड बढ़ गई इंडियन इकोनॉमी में अचानक से बाजरा की। तो हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ बाजरे का तो उसकी डिमांड बढ़ गई। ये होते हैं गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। तो हमारे गिवन गुड्स होते हैं वो। तो इसमें एक्सेप्शन है सबसे पहला लॉ ऑफ डिमांड का। देन उसके बाद आपका है वॉर एंड इमरजेंसी की सिचुएशन। भाई जब इकोनॉमी में वॉर और इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो हम ना देखते प्राइस व्राइस, तो अगर प्राइस आपका अप हो रहा है तब भी उसको खरीद लेंगे, खरीद के नक्की करेंगे, उस टाइम पे बार्गेनिंग ना चलती। क्योंकि अब जैसे सपोजिंगली कर्फ्यू लगा है, एक दिन में सपोजिंगली आप 2 घंटे के लिए बाहर निकल के सामान ला सकते हो, तो उसमें जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है फटाफट खरीद के वापस। तो वॉर एंड इमरजेंसी की सिचुएशन में प्राइस हाई होता है तब भी हम उस चीज को खरीद लेते हैं क्योंकि शॉर्टेज है। आर्टिकल ऑफ स्टेटस सिंबल। आर्टिकल ऑफ स्टेटस सिंबल में कह रहा है कि भैया जैसे मुझे अगर आईफोन लेना है और मुझे समझ में आया कि 1 लाख के अराउंड होगा, लेकिन वो निकला 1,20,000, हार्डली मैटर्स। प्राइस अप था तब भी हार्डली मैटर्स, क्योंकि खरीदना है तो खरीदना है, आर्टिकल ऑफ स्टेटस सिंबल है। BMW लेनी थी 50,000 ज्यादा की निकली, कोई फर्क नहीं पड़ता, खरीदनी है तो खरीदनी है, आर्टिकल ऑफ स्टेटस सिंबल। प्राइस उसमें मैटर नहीं करता, प्राइस हाई है तब भी हम उसको डिमांड को खरीदेंगे खरीदेंगे, मेरे स्टेटस को मैच करता है भाई।
चेंज इन वेदर, चेंज इन वेदर के अंदर क्या बता रहा है, अलग अलग वेदर, अलग अलग सीजन होते हैं आपके। तो कह रहे हैं अगर समर सीजन है, समर सीजन में एसी वगैरह जो होते हैं हमारे महंगे होते हैं, राइट, तब भी हम उसे खरीदते हैं, रिक्वायरमेंट है। रेनी सीजन के अंदर आपकी अम्ब्रेला जो होती है उसका प्राइस अप होता है, रेनकोट का प्राइस अप होता है, तब भी खरीदते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट है। और विंटर सीजन के अंदर वूलन क्लोथ्स हो गए, आपके आपके गीजर्स हो गए, ये सारे के सारे महंगे होते हैं, तब भी खरीदते हैं। ये है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है उस टाइम पे। देन आपका इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में कह रहे हैं वो कस्टमर जिसको पता ही नहीं है प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है, तो उसको हाई प्राइस पर भी दे दो तो भी वो खरीद लेगा, कोई फर्क नहीं है, बिकॉज वो इग्नोरेंट कस्टमर है। भाई अंबानी जो है वो चावल लेने चले गए तो उन्हें पता ही नहीं है क्या रेट था, तो कितने का भी बेच तो वो ले आएंगे, राइट, क्योंकि इग्नोरेंट कस्टमर है, राइट। उसके बाद आपका आता है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो बहुत जरूरी है। मेडिसिन लेनी थी मुझे, सर दर्द हो रहा था, अब मेडिसिन वाले ने बोला, केमिस्ट ने बोला भाई बहुत महंगी हमारा ये है प्राइस इसका सर दर्द की मेडिसिन का, मैंने कहा बहुत महंगी है, अगले महीने लेने आऊंगी। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। अगर सर दर्द हो रहा है तो अभी खरीदेंगे, नक्की करेंगे, ऐसा थोड़े कि महंगी है तो अगले साल लेंगे। सिमिलरली एनसीईआरटी की बुक क्लास 12th की अगर हमें लेनी है, 11th की लेनी है लेट सपोजिंगली, तो ऐसा बोलोगे कि बहुत महंगी अगले साल खरीदेंगे? खरीदनी पड़ेगी ना, नेसेसिटी है ना, तो नेसेसिटी में प्राइस को नहीं देखा जाता, नेसेसिटी है खरीद के नक्की करते हैं। देन उसके बाद फैशन रिलेटेड गुड, फैशन रिलेटेड गुड्स के अंदर क्या बता रहा है, वो गुड्स जो फैशन में है, ऑल दो उनका प्राइस हाई 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 चाहता जा रहा है क्योंकि वो फैशन में है, तब भी उसकी डिमांड हाई रहेगी, बिकॉज फैशन रिलेटेड गुड्स है मैन, राइट। तो फैशन रिलेटेड गुड्स भी आर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आए ये सारे एक्सेप्शन? इसकी भी एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल से आपको दिखा दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देन आपका एक छोटा मोटा टॉपिक्स आ रहे हैं बस, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। कह रहे इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, वही जो मैंने बताया। इंडिविजुअल डिमांड क्या है कि बेसिकली क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी जो एक सिंगल कंज्यूमर विलिंग एंड एबल है टू बाय एट डिफरेंट प्राइस एंड गिवन टाइम। तो अलग अलग प्राइस पे सिंगल कस्टमर कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, एक कस्टमर है तो इंडिविजुअल डिमांड, राइट। और अगर ऑल द कस्टमर इन द इकोनॉमी बोलेगा तो मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल और मार्केट में सिर्फ इतना ही फर्क है, सिंगल कस्टमर है सेम डेफिनेशन में इंडिविजुअल डिमांड, ऑल द कस्टमर है तो आ जाएगा मार्केट डिमांड, ठीक है। वन मोर थिंग कह रहा है, अगर इंडिविजुअल डिमांड कर्व है तो आप बोलोगे कि रिलेशन दिखा रहा है आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में थ्रू अ कर्व, तो वो आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया। अगर वो बोलेगा स्केड्यूल है तो रिलेशन दिखा रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में थ्रू अ टेबल, तो वो इंडिविजुअल या मार्केट स्केड्यूल हो गया। तो स्केड्यूल के अंदर टेबल वर्ड ऐड कर देना और ग्राफ बनाना है तो उसमें कर्व वर्ड ऐड कर देना, राइट। उसके बाद हमारा आता है मार्केट डिमांड। देखो इसके अंदर बस इतना ही डिफरेंस है, ऑल द कस्टमर आर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एंड गिवन टाइम। तो हमारे प्राइस कितना है, 5 रुपए का प्राइस है टॉफी का, उसमें हमारा ए कस्टमर खरीदता है एक टॉफी, बी कस्टमर खरीदता है 2 टॉफी, 2 ही कस्टमर है। तो टोटल मार्केट में डिमांड कितनी है 5 रुपए के प्राइस पे, 5 रुपए के प्राइस पे एक डिमांड है ए की, 2 डिमांड है बी की, तो टोटल डिमांड कितनी हो गई आपकी 3। ये है मार्केट डिमांड एट अ प्राइस 5। तो 5 रुपए के प्राइस पे मार्केट डिमांड कितनी है 3, राइट। तो ये हो गई हमारी मार्केट डिमांड, जिसको मैंने सम किया किससे, क्वांटिटी से सम की है। सिमिलरली फर्दर हमारा बेसिकली जो भी हमारी मार्केट की जो भी इंडिविजुअल की डिमांड होती है उसकी सम करके हम मार्केट की डिमांड निकाल देते हैं एट डिफरेंट प्राइसेस, दिस इज मार्केट डिमांड। इसमें एक पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर ये कह रहा है कि मार्केट डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टल समेशन क्यों, क्योंकि भैया मैं किसका सम कर रही हूँ, यहाँ पर देखना जरा, क्वांटिटी का सम कर करके निकाल रही हूँ इंडिविजुअल की क्वांटिटी का। मैंने सम किया 1 + 2 3 आ गया, 2 + 3 5 आ गया, एंड ऑल दैट। तो मैंने क्या किया, आपकी इंडिविजुअल क्वांटिटी ए और बी की सम करके मार्केट का निकाल रही हूँ, है ना। और ये जो क्वांटिटी है ये कौन से एक्सिस पे शो करते हैं हम, क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो मार्केट डिमांड का हॉरिजॉन्टल समेशन है क्योंकि क्वांटिटी का समेशन है। तो मार्केट डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल समेशन है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का, राइट। एंड मार्क ये देख लेना, मार्केट डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल समेशन है। एक और वर्ड, एक और लाइन, मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व से क्योंकि उसमें चेंज ज्यादा दिखाते हैं। मतलब इंडिविजुअल डिमांड कर्व थोड़ा ऐसा स्टीपर बनेगा, इसको प्लॉट करोगे जब आप, एंड मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा क्योंकि उसमें ना प्रपोर्शन चेंज, मतलब 5 से जब 4 हो गई डिमांड तो इसमें एक चेंज हो रहा है, इसमें एक हो रहा है, इसमें 2 चेंज हो रहे हैं, ज्यादा प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है। तो ज्यादा प्रोपोर्शनेट चेंज आता है तो वो फ्लैटर होता है। तो मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये पॉइंटर भी 1 मार्कर में आ जाता है बिकॉज प्रोपोर्शनेट चेंज उसमें ज्यादा दिखता है,
राइट। तो हमने क्या क्या इसके अंदर पढ़ा, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है आपका, जो प्राइस और क्वांटिटी को दिखा रहा है थ्रू शेड्यूल और थ्रू कर्व, जैसे भी हमारा डिफरेंट प्राइस है सिंगल कस्टमर का। मार्केट डिमांड ऑल द कस्टमर का हमारा प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। मार्केट डिमांड का हॉरिजॉन्टल समेशन होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का, और मार्केट डिमांड का फ्लैटर होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व से, क्योंकि प्रोपोर्शनेट चेंज उसमें ज्यादा दिखाते हैं, ठीक है जी। अब लास्ट हमारा एक टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड में क्या बता रहे हैं, अभी तो मैम आपने डिटर्मिनेंट्स कराए थे, बचा वो इंडिविजुअल डिमांड के थे। अब मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में हमारे 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, ये थियोरेटिकल हैं पूरे पूरे, कह रहे हैं पूरी पूरी मार्केट को इफेक्ट करते हैं। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन में क्या कह रहा है, अगर मेरी इकोनॉमी में पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर मेरी इकोनॉमी में पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम होगी ऑब्वियसली। तो साइज अगर ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा, साइज कम है तो डिमांड कम। कॉम्पोजिशन, इकोनॉमी में मेल ज्यादा है तो मेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल आपके शूज हो गए, आपकी वॉचेस हो गए एंड ऑल दैट। फीमेल ज्यादा है तो साड़ीज की, मेकअप्स की, किड्स ज्यादा है तो टॉयज की, इन सब चीजों की वेरिएशन रहेगी डिमांड की अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोजिशन, मेल फीमेल और किड्स के अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद हमारा कह रहा है सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर में वही समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट की डिमांड रहेगी। समर सीजन के अंदर समर रिलेटेड प्रोडक्ट, एसी हो गया आपका, कूलर्स हो गया आपका, समर क्लोथ्स हो गया। विंटर सीजन के अंदर आपका वुलन क्लोथ्स हो गया, गीजर्स हो गया, इन सब की डिमांड। रेनी सीजन में आपका छाता हो गया, रेन कोट हो गया, पकोड़े हो गए, तो इन सब चीजों की डिमांड रहती है रेनी सीजन के अंदर इन द मार्केट। एंड लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ध्यान से सुनना इसका, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेरी इकोनॉमी में सबके पास पैसा है, एक इकोनॉमी ऐसी है, और एक इकोनॉमी ऐसी है कि फ्यू लोगों के पास पैसा है, यहाँ पर 100 लोग हैं, यहाँ पर भी 100 लोग हैं, सबके पास पैसा है तो डिमांड किससे आएगी, पूरे पूरे 100 लोगों से। और यहाँ पर सिर्फ 20 लोगों के पास पैसा है, फ्यू लोगों के पास पैसा है, वही रिच एंड पुअर। तो रिच के पास पैसा है, पुअर बहुत ज्यादा है जिनके पास पैसा नहीं है, तो डिमांड किससे आएगी, सिर्फ रिच से। तो जब इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है तो उस केस में डिमांड होती है हाई, और जब इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस केस में डिमांड होती है लो। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये था आपका मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। हमने आज की क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी, और मैं एक बारी पीडीएफ अपना ओपन कर दूंगी मॉड्यूल का, स्क्रीनशॉट भी ले लेना एक्सप्लेनेशन के लिए जिसके पॉइंटर्स थे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है आपका डिमांड और प्राइस के बीच में। फिर हमने पढ़ा उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हमने क्या पढ़ा कि बेसिकली हमारा जो डिमांड कर्व है, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, इनवर्स रिलेशन होता है आपका, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है, कोई प्रोपोर्शन नहीं दिखाते, स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ। देन उसका वन साइडेड होता है आपका, ऐसा बता रहे हैं। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में गिवन गुड्स है, आर्टिकल ऑफ स्टेटस सिंबल, सो ये सारी चीजें, और फियर ऑफ शॉर्टेज, वॉर एंड इमरजेंसी, इग्नोरेंस वगैरह, फैशन रिलेटेड गुड्स, ये सब हमने पढ़ा, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट। एंड फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि बेसिकली रीजंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के। तो रीजंस में लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले आपने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये रहा आपका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, स्क्रीनशॉट्स ले लो साथ साथ, एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड वो एडिशनल थे कि ज्यादा कस्टमर, नए नए कस्टमर आते रहते हैं और डिफरेंट यूजेस, वो एडिशनल थे, तो ये आपके मेन है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड लास्ट में फिर हमने इसके बारे में पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, उसकी रिस्पेक्टिव डेफिनेशन, एंड मार्केट डिमांड के कुछ डिटर्मिनेंट्स जो सिंपल थे, राइट। सो इसको एक बारी आप फटाफट से अच्छे से रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।